Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम देखिए आपको प्रैक्टिस सेट, ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इनमें टेक्निक भी है, तो उस टेक्निक को आपको समझना है। बाकी आप लोग देखिए पढ़े लिखे समझदार सब लोग हैं, बस बात प्रैक्टिस की है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो प्रैक्टिस सेट लगाने पे जो है आपकी स्पीड मतलब पहुंच जानी चाहिए। 2 घंटे से घड़ी में देख के करिए, 80 से कम सही नहीं होना चाहिए। 80 तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तब कुछ हो पाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए P1 बराबर P है, P1 बराबर दिया है P, ठीक है। तो P2 बराबर कितना है, जो कि 50% बढ़ गया, तो P प्लस P/2, 50% का मतलब आधा, तो कितना हो गया 3P/2 हो गया, 3P/2 हो गया। P2 बराबर कितना हो गया 3P/2 हो गया। तो अब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो देखिए K बराबर होता है P²/2m। ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है। देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है कि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी में से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी को घटा दीजिए और KE1 से, जो पहली एनर्जी थी, उससे डिवाइड कर दीजिए इंटू 100%, ठीक है। तो अब देखिए K1 कितनी होगी, K1 बराबर यही हो जाएगी P²/2m, ये P²/2m रहेगी, ठीक है, ये हो जाएगी। और जो K2 कि P कितना हो गया, देखिए अब P जो है P2 3P/2 हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगी 9P²/4 दूनी कितने 8m हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो अब बस इसमें ये वैल्यू उठा करके हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 9P²/8m माइनस, और ये हो गया वो सॉरी P²/2m, P²/2m, ये हो गया P²/2m, कितना आ गया, ठीक है। अच्छा, अपॉन ये हो जाएगा P²/2m। अब बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम कितना 8m एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये हो गया 9P² माइनस, और ये हो गया कितने 4P² बटे P²/2m। वैसे चाहती तो हमें mm लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा हो जाता हमारा, ठीक है। अब चलिए तो ये m से ये m कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से P कॉमन ले लीजिए, P² कॉमन ले लीजिए, वो भी कैंसिल हो जाए। 9 में से 4 गए तो देखिए आएगा 5/8 इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 है तो 2/1 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 इंटू 100% कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5/4 आया, तो ये आ गया 1.25 इंटू 100%, ये हो गया कितना 125% आ गई, कितनी आ गई 125%, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ऐसे भी उसको कर सकते थे, कहने का मतलब हमारा है, क्योंकि m तो यहाँ पर 2m है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाता कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती तो P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर। भाई मेरे पेन लिखने में परेशान करता है, तो ये हो जाती, देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि P2² माइनस P1² जब m की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, ठीक है, और अपॉन P1², ये आ जाता है,
ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा रख देते, जो भी होता वो आंसर आ जाता। करना एग्जाम में आपको ऐसा ही है। निम्न में कैसे कौन सी लंबाई की इकाई, देखिए पारसेक भी लंबाई की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी लंबाई की इकाई है, एंगस्ट्रॉम भी इसकी इकाई है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ये वाला आपका हो जाएगा, डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस दिशा में स्थित ऊर्जा घटती है, तो इनमें सब में बढ़ती है। स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, खींचने पर किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध। घटती केवल इसमें है, जल में वायु के बुलबुलों के ऊपर उठने पर घटती है। इसमें क्या है कि वर्ग माध्यमूल वेग BRMS, वर्ग माध्यमूल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है √3RD/m। BRMS बराबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमान और त्रिज्या क्रमशः m1 r1 m2 r2, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है। उनके बीच मध्य बिंदु से m द्रव्यमान के कण को किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित करना चाहिए जिससे वह अनंत पर पहुंच जाएगा। तो देखिए किसी पिंड के पलायन के लिए उसकी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, यहाँ पे बीच में एक पिंड रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए भी, देखिए स्थित ऊर्जा हम यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv², ये हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो स्थित ऊर्जा उसकी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगी GMEM/RE होती है। तो देखिए ये हो जाएगी G, पृथ्वी का द्रव्यमान m1 और जो पिंड रखा हुआ है उसका मास m है, और ये d/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये d/2 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आ जाएगा G m2 m/d/2। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में m कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट साइड में भी m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 b²। ठीक है, और ये 2 पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2g, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2g/d इतना कॉमन ले लें, तो इस वाले ब्रैकेट में m1 मिलेगा और इस वाले ब्रैकेट में m2 मिलेगा। देखिए अगर नहीं समझ में आता तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो बस b² बराबर कितना हो गया, b² बराबर हो गया 4g/d। ठीक है, और ये हो जाएगा m1 + m2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जब b यहाँ से हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इस पूरे में रूट आ जाएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा g/d। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है इसको। अब देखिए कह रहा है किसी भू स्थिर उपग्रह को अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है यदि पृथ्वी के केंद्र से दूसरी कक्षा की दूरी यानी r2 बराबर पहली कक्षा की दूरी से 2 गुनी है, 2r1, ये हो जाएगा। तो आवर्तकाल होगा, तो देखिए t² प्रोपोर्शनल r³ है, तो T1/T2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा r1/r2, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, वो होता है 24 आवर्स। भू स्थिर कक्षा का जो आवर्तकाल होता है वो 24 आवर्स होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है वो। तो T1 की वैल्यू 24 हो गई। ठीक है, T2 की हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर, और R2 जो है 2R है, तो 2R है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, बस ये 1/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 × 24 अपॉन, ठीक है, T2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/8, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए T2 बराबर हो जाएगा अंडर रूल के अंदर 24 × 24 × 8। ठीक है,
तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा 24√8 और 8 का रूट आ जाएगा 2√2, तो ये हो गया 48√2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। किसी घूमती हुई चकती की त्रिज्या एकाएक आधी कर दी जाए, ठीक है, तो देखिए आधी कर दी जाए तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1/2। R2 बराबर R1/2 हो जाएगा, तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा। ठीक है, तो ω2 हमें फाइंड करना है। अब ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, I1 ω1 बराबर I2 ω2। तो I बराबर होता है mr²। ठीक है, मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उसको m ही लिखा रहने दीजिए। mr1² ω1 = mr2 का स्क्वायर इंटू ω2। ठीक है, m से m कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए R2 की वैल्यू R2 की R1/2 है, तो R1² इंटू ω1, तो ω1 को ω मान लीजिए। ठीक है, R2 कितनी हो गई, R1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो R1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ω2। ठीक है, तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R1² से R1² कैंसिल हो गया, तो ω2 बराबर 4ω। ω2 बराबर कितना मिल गया हमें, 4ω मिल गया। ω2 बराबर 4ω आ गया, तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक झरने की ऊंचाई 45 मीटर है। यदि पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की गतिज ऊर्जा का 1/3 ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बराबर 1/3 काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और ये ms डेल्टा टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर m से m कैंसिल कर दीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1000। जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1000 हो जाती है। ठीक है, तो उसको 1000 हम कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे फिर। ठीक है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1000 हो जाती है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी हमें फाइंड करना है, 1/3 इंटू 45 मीटर। ठीक है, 3 से ये कैंसिल कर दो, 15 आ गए। ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 15/। ठीक है, और 10 की पावर कितने, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 10⁻³ तो बस 3 डिजिट बाद इसमें डेसिमल लगा दीजिए, तो 0.015 इतने डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो गया। चलिए एक दो और रह गए। कह रहे 8 किलोग्राम का एक गोला पृथ्वी सतह से भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थित ऊर्जा 64 जूल हो गई, तो गतिज ऊर्जा थी। तो देखिए जब कोई पिंड इस तरीके से फेंका जाता है, इधर ऊपर की ओर पहुंचा जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका v जो है वो 0 होता है। उसका एक क्षण के लिए वो रुकता है फिर वापस आता है, v 0 होता है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है 0 हो जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी।
कह रहे 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ता है, तो W बराबर V इंटू क्यू होता है। ठीक है, और किसको ले जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो वोल्ट जो है वो 10 हो गया, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। ठीक है, तो इतने जूल आ जाएगा, इतने जूल हो जाएगा, इतने जूल। ठीक है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 18 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा जो है सीपी और सीबी होती है, केवल दो ही विशिष्ट ऊष्मा होते हैं, एक सीपी होता है, एक सीबी होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, एक ही पदार्थ के दो तार, तो एक ही पदार्थ के दो तार का मतलब होता है कि उनके यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, और y बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgl, ठीक है, अपॉन al, यानी लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो mgl अपॉन al होता है लंबाइयों का अनुपात। ठीक है, तो कैपिटल L1 अपॉन कैपिटल L2 कितना दिया है? ये दिया है 1/2। ठीक है, तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 अपॉन R2 दिया है, ये दिया है 1/√2। उन्हें समान बल, तो फोर्स भी उनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक ही जगह पे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें एक ही जगह पे क्या लिख सकते? पाई आर स्क्वायर, तो यहीं पे लिख दें तो आसानी रहेगी, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा कि mgl1 अपॉन R1 का स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, ये कैंसिल हो जाने हैं सब, और ये L1 इज इक्वल टू mgl2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, ये हो गए, तो ये mg से जी mg कैंसिल हो गया, जी पाई से जी पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें मिलेगा क्या? अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते? देखिए ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक है, हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात। ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा कि R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा L1 अपॉन L2। चलिए अब जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू हम रख दें। कैपिटल L1 अपॉन L2 कितनी दी है? 1/2 दी गई है। ठीक है, इनटू अब R2 अपॉन R1 तो √2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि L1 अपॉन L2 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया 2/2 आ जाएगा, तो 2/2 का मतलब 1 आ गया, यानी 1:1 आ गया। L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे आपको। थैंक यू।